हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 49। बिंदिया ने जब सुना कि उसके बापू ने लवली को मारने के लिए गुंडे बुलाए हैं तो वह घबरा गई। उसने रूपा को लिखकर एक चिट्ठी दी थी जिसे उसने लवली तक पहुंचाने को कहा था। बिंदिया कमरे से बाहर निकलकर घर के पीछे आई। बगल में रहने वाली पूनम से कहा, जरा रूपा को बुलाई दो। अरे बुलाते हैं दीदिया, कहकर लड़की वहां से चली गई। बिंदिया घबराई हुई से अपने आंचल से बार बार अपना चेहरा पोंछ रही थी। तभी उसके कानों में मंगेश की आवाज पड़ी, ए बिंदिया, हुआ क्या कर रही हो? बिंदिया ने सुना तो जान हलक में अटक गई। वह जल्दी से वहां से हटी और मंगेश की तरफ आकर घबराए हुए स्वर में कहा, वो बापू, हम तो रूपा को बुलाने गए थे, वो मेहंदी लगाने वाली थी हमारे। मंगेश ने सुना और बिंदिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कठोर भाव थी। ये देखकर बिंदिया अंदर ही अंदर घबरा गई, लेकिन अगले ही पल मंगेश मुस्कुराया और कहा, अरे वाह बिंदिया, इतनी जल्दी अकल आ गई तुमको। चलो अच्छा है, अब खुशी खुशी अपना ब्याह देखो। जाओ जाओ, रूपा को बुलाए लो और मेहंदी लगवाए लो, हम जरा बंदोबस्त देख कर आते हैं। कहकर मंगेश वहां से चला गया। बिंदिया ने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। अगर वह झूठ नहीं बोलती तो शायद मंगेश को शक हो जाता। मंगेश के जाते ही रूपा वहां से चली आई और बिंदिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है, हमें काहे बुलाया? बिंदिया ने रूपा को वहां देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे जल्दी से कमरे में लेकर गई और दरवाजा बंद कर उसके सामने आकर कहा, रूपा, हमने तुम्हें जो कागज दिया था वो कहाँ है? वो तो हमने सुबह ही कानपुर वाली बस में लगवा दिया था, रूपा ने कहा। बिंदिया ने सुना तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और उसने बेचैनी भरे स्वर में कहा, रूपा, तुम्हारे पास वो बस वाले का नंबर है का? ओका फोन करके बोल दो कि वो कागज मिश्रा जी के घर में ना दे। काहे का हुई गवा? सवेरे तो तुम जिद कर रही थी उसे कानपुर भेजने की, अब मना काहे कर रही हो? रूपा ने हैरानी भरे स्वर में कहा, हम तुम्हें का बताए रूपा, अगर वो कागज लवली तक पहुंचा तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बिंदिया ने कहा। रूपा ने बिंदिया को अपनी तरफ किया और उसकी बाहों को थाम कर कहा, बिंदिया, बात क्या है वो बताओ, काहे इतनी परेशान हो तुम? बिंदिया ने रूपा को लल्लन और अपने बापू के बीच हुई सारी बातें बताई तो रूपा भी टेंशन में आ गई और कहा, जी तो बहुत ही गलत हुआ बिंदिया, अगर लवली ने वो खत पढ़ लिया और वो यहाँ आया तो तुम्हारे बापू के आदमियों ने उनको कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो जे सब की जिम्मेदार तुम रहोगी। जे तुमने सही नहीं किया, लवली की जान को खतरे में डालने से अच्छा था कि तुम यहाँ से भाग जाती। कैसे भाग जाए रूपा, बापू ने हर तरफ हमारी देखभाल के लिए लड़के बिठा रखे हैं। वो दिन मनोज आए रहा हमसे मिलने के वास्ते लवली की खबर देने, तब बापू ने कितना मारा था ओका। ओके बाद वो भी दोबारा नहीं आया। अगर हम वो भाग भी जाएं तो जे गांव से बाहर नहीं जा पाएंगे और बापू हमारा गुस्सा अम्मा पर निकालेंगे। हम वो बुरी तरह से फंस गए हैं रूपा, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते कहते बिंदिया रोने लगी। बिंदिया को रोते देखकर रूपा उदास हो गई और उसके बगल में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रो नहीं बिंदिया, तुम्हारे पास लवली भैया का कोई नंबर है तो बताओ, हम फोन करके उसको खबर कर देते हैं। मेरे पास उसका नंबर नहीं है रूपा, मनोज के पास था, लेकिन बापू ने वो दिनों का फोन भी तोड़ दिया। अब क्या होगा रूपा, अब क्या होगा? हमें वो लल्लन के रिश्तेदार से शादी नहीं करनी है, ऐसा हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। कहकर बिंदिया रोने लगी। धत पगली, जान का इतनी सस्ती होती है जो दे दोगी? और कौन सा तुम्हारा ब्याह के साथ हुई गवा? हमें तो लगता है वो चिट्ठी भेजकर हमने सही किया। अब जितना जल्दी लवली भैया यहाँ आ जाए उतना अच्छा है, रूपा ने कहा। और अगर लवली नहीं आया तो? बिंदिया ने आंसुओं से भरी आंखों से रूपा को देखकर कहा, तो हमारे पास एक तरकीब है, कल कुछ भी हो जाए पर तुम्हारा ब्याह ऋतिका के साथ तो नहीं होने देंगे हम, रूपा ने कहा। तो बिंदिया उसके गले आ लगी और सिसकने लगी। अरे काहे चिंता करती हो बिंदिया, जो नसीब में लिखा है वो के साथ ही घर बसे है। अब हमें ही देख लो, 35 के होने को आए पर आज तक हमारे ब्याह का कुछ हो तो पतो नहीं, न जाने कौन है वो हमारे नसीब में। पर तुम चिंता नहीं करो, महादेव सब ठीक करी हैं।
रूपा ने बिंदिया के दुख की आड़ में अपना दुख भी बयां कर दिया। रूपा बिंदिया की सहेली, लेकिन बिंदिया से 8 साल बड़ी। मांगलिक होने की वजह से अभी तक शादी नहीं हुई थी और फिर रूपा ने भी इसी को अपनी किस्मत मान लिया और यही माँ बाप के घर में ही रहने लगी। बिंदिया से उसकी खूब अच्छी बनती थी, इसलिए दोनों साथ में ही घूमती फिरती नजर आती थी। ड्राइवर सीट पर बैठा गोलू पिछले 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था। बगल में बैठा मंगल फूफा ऊँग रहा था और पिछली सीट पर बैठा गुड्डू आराम से सो रहा था। इन 2 घंटों में गोलू ने ना कोई गड़बड़ की, ना ही कोई गलती। वह बहुत ही सावधानी से गाड़ी चला रहा था। बोरियत ना हो इसलिए धीमी आवाज में गाने भी चला रखे थे। मंगल फूफा बगल में बैठे थे, कभी खिड़की से बाहर देखते, कभी उबासी लेते तो कभी सो जाते। चाय नाश्ता किए काफी समय हो गया था। मंगल फूफा को भूख लगने लगी। उन्हें याद आया उन्होंने अपनी जेब में बिस्किट रखे थे। उन्होंने एक बिस्किट निकाला और खाने लगे। गोलू की नजर पड़ी तो उसने रुआंसा होकर कहा, अकेले अकेले खा रहे हो फूफा? इना ही कि एक निवाला हमें भी दे दे। बिस्कुट खाए रहे हैं, लो तुम भी खाओ। मंगल फूफा ने जेब से दूसरा बिस्किट निकालकर गोलू की तरफ बढ़ा दिया। गोलू ने बिस्किट मुंह में रखा और खाकर कहा, जे कहाँ से आए तुम्हारे पास? जहां चाय पी थी ना, वो टेबल से उठाए थे, मंगल फूफा ने कहा। गोलू ने जैसे ही सुना उसे याद आया कि टेबल पर बिस्कुट उसने तो कुत्ते से छीन कर रखे थे। ये याद आते ही गोलू ने गाड़ी को साइड में लेकर अचानक ब्रेक लगाया, जिससे सोया हुआ गुड्डू आगे आ गिरा। गोलू ने गुड्डू को नहीं संभाला, बल्कि जल्दी से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और लगा बुगाइयां करने। मंगल फूफा ने देखा तो वे भी उतरकर गोलू के पास आए और कहा, अरे क्या हुआ गोलू? गोलू को उल्टी तो नहीं हुई, लेकिन बेचारे का जी जरूर खराब हो गया। वह मंगल फूफा की तरफ पलटा और कहा, का रे फूफा, तुम्हारे अंदर बुद्धि है कि नहीं? साला टेबल पर बिस्कुट हम कुत्ते से छीन कर रखे रहे और तुम हमको वही खिला दिए, और हमको खिलाया सो खिलाया, खुद भी इतने आराम से खाए रहे हो। का कुत्ता का बिस्कुट? आथू। मंगल फूफा ने हाथ में पकड़ा आधा बिस्कुट फेंक कर थूकते हुए कहा, अब थूकने से क्या फायदा? कुत्तों वाली हरकत तो पहले ही कर दिए तुम, साला पूरा मूड खराब कर दिए। गोलू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अचानक ब्रेक लगने से गुड्डू की नींद टूटी, साथ ही गिरने की वजह से उसका सर आकर लगा गाड़ी के डैशबोर्ड पर। वह अपना सर सहलाते हुए उठा, देखा ना ड्राइवर सीट पर कोई है, ना बगल वाली सीट पर कोई है। तो वह गाड़ी से नीचे उतरा और अंगड़ाई लेते हुए देखा तो नजर कुछ ही दूर खड़े मंगल फूफा और गोलू पर पड़ी, जो कि दोनों पेप्सी पी रहे थे। गुड्डू उनके पास आया, गोलू को एक चपत लगाकर कहा, गाड़ी को हुआ खुला छोड़ के तुम दोनों यहाँ पेप्सी पी रहे हो? अरे क्या बताएं गुड्डू भैया, कौन मजबूरी में हम जे पी रहे हैं, गोलू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसे एक बार फिर से वो मरियल कुत्ता और उसके सामने से उठाए हुए बिस्किट याद आ गए। कौन सी मजबूरी है बे? और ये सब छोड़ो, भूख वूख लगा है कि नहीं तुम दोनों को? लगा है तो फिर वहाँ सामने चलकर खाना खा लेते हैं। वैसे भी अभी 2-2.5 घंटे का रास्ता और बचा है। ओके बाद तुम अपने साइड निकल जाना, हम चकिया निकल जाएंगे, गुड्डू ने अपना सर खुजाते हुए कहा। गोलू ने जल्दी जल्दी पेप्सी खत्म की और खाली बोतल साइड में फेंक कर कहा, अरे गुड्डू भैया, आप तो हमारे पेट की बात कह दिए, चलिए खाना खाते हैं, बहुत ही भूख लगी है। गुड्डू, गोलू और मंगल फूफा सामने बनी ढाबे पर चले आए और गुड्डू ने तीनों के लिए खाना ऑर्डर कर दिया। खाना आने में अभी 15-20 मिनट लगने थे, इसलिए गुड्डू गोलू से चंदौली वाले काम की जानकारी लेने लगा। चंदौली के बाद कहाँ जाओगे तुम लोग? गुड्डू ने गोलू से पूछा। अरे भैया, वो दिन वो आदमी का नाम क्या था उसका? हाँ बिरजू, वो एड्रेस लिखवा कर गया था हमारे पास। गांव का नाम था कचिया। हाँ कचिया चंदौली। कह रहा था चंदौली से 20-15 किलोमीटर दूर है, गोलू ने कहा। कचिया, ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं हम। गोलू तो काम करो, तुम्हारे वो बिरजू जो भी हैं, एक बार ओका फोन करके पूछ लो, ऐसा ना हो कचिया के चक्कर में रात भर चंदौली में ही घूमते रहो, गुड्डू ने कहा। अरे गुड्डू भैया, काहे टेंशन लेते हो, हम हैं ना, गोलू ने बेपरवाही से कहा। साले तुम हो तभी तो टेंशन है, गुड्डू ने गोलू को घूर कर कहा। अरे गुड्डू भैया, ई बार गोलू अकेला नहीं है, हम भी हैं जे के साथ, सब संभाल लेंगे, इस बार मंगल फूफा ने कहा। गुड्डू ने सुना तो मंगल फूफा को देखा और कहा,
फिर तो हमारी दुकान बंद करवा के मानोगे दोनों। मंगल फूफा ने सुना तो झेप कर दूसरी तरफ देखने लगे, क्योंकि पहले गोलू अकेला गलतियां करता था, अब तो मंगल फूफा भी उसके साथ शामिल हो गए, जिसका मतलब था दुगनी बसड़। गोलू एक बार रमेश को फोन करके पूछ लो चंदौली पहुंचे कि नहीं। गुड्डू ने फिर कहा, रमेश का मैसेज हमको मिल चुका है भैया, वो लोग 1 घंटे में पहुंचने वाले हैं। हमने उन सबको वहीं रुकने को कहा है, वहां से सबको साथ ले लेंगे। गोलू ने कहा, उनको काहे रोक रहे हो? अरे उसको एड्रेस और फोन नंबर भेजो, कम से कम वो सामान लेकर अगले के घर पहुंचे। थोड़ा बहुत काम तो शुरू हो, बाद में तुम और मंगल पहुंच जाना वहां। गुड्डू ने गोलू को फटकार लगाते हुए कहा, हाँ हाँ कर देंगे, पहले कुछ खा लें। कहा है कि जब तक पेट में कुछ जाएगा नहीं तब तक दिमाग नहीं चलेगा हमरा। गोलू ने झुंझला कर कहा, हाँ ठीक है खा लो, हम जरा शगुन को फोन करके आते हैं। कहकर गुड्डू उठा और साइड में चला गया। शगुन से बात करके गुड्डू वापस आया, तब तक खाना भी आ चुका था। तीनों ने मिलकर खाना खाया। गुड्डू और गोलू ने बातों बातों में इतना ज्यादा खा लिया कि वहीं पसर गए। गोलू ने गाड़ी बीच में खड़ी की थी, इसलिए उनकी गाड़ी के पीछे खड़ा गाड़ी वाला बार बार हॉर्न मार रहा था। गुड्डू समझ गया, इसलिए जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर गोलू की तरफ बढ़ाकर कहा, गाड़ी साइड में ले लो। अब गोलू ठहरा गुड्डू से बड़ा आलसी, उसने भी बैठे बैठे चाबी मंगल फूफा की तरफ बढ़ा दी और कुछ कहने की जहमत भी नहीं की, बस इशारे से ही मंगल फूफा को गाड़ी साइड में लगाने को कहा। मंगल फूफा खुशी खुशी चाबी उंगली में घुमाते हुए गाड़ी की तरफ चले गए और गुड्डू को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी, क्योंकि वह बेचारा आराम फरमाने के लिए आंखें मूंदे कुर्सी पर अपना सर पीछे झुकाए बैठा था। मंगल फूफा ने गाड़ी में चाबी लगाई और गाड़ी आगे बढ़ा दी और अगले ही पल गुड्डू और गोलू के कानों में पड़ी धड़ाम की आवाज। तो दोस्तों, क्या रूपा कर पाएगी बिंदिया की मदद और रोक पाएगी उसकी शादी को? क्या बिंदिया का खत पहुंचेगा लवली तक और वो आ पाएगा चकिया? मंगल फूफा से गाड़ी पार्क करवा कर क्या गोलू ने फिर किया कोई गड़बड़? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है, जो कि मुझे पता है कि आपको पसंद तो बहुत है, लेकिन आप लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, ऐसा मत कीजिए ना। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, मेरे गोलू के लिए। और अगर आपका कोई दोस्त है या कोई चाहने वाला है तो उसके साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी मुस्कुरा सके। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।